सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बेटे? यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा है। कौन से चैप्टर का? पार्टनरशिप एक्ट, यूनिट 1। तो यूनिट नंबर 1 आज इसको पैक करेंगे। यूनिट 2 भी शायद आज शुरू हो जाएगा। तो ये एक्ट हमारा कब स्टार्ट हुआ था? इसका एक डेट ऑफ बर्थ था 1 अक्टूबर। और ये पहले चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था। किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। और पार्टनरशिप इन जनरल की ये बात करता है। 3 यूनिट इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 1 कहता है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। हमने कहां तक पढ़ा था? टाइप्स ऑफ पार्टनर। सब पार्टनर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो जहां तक पढ़ा है उसको रिवाइज करा रहा हूं और फिर आज इसको पैक करते हैं। पहले एक बेसिक डेफिनेशन मैंने शुरू करी। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां पर इसके डेफिनेशन को अगर आप तोड़ते हो तो सबसे पहली बात, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना बहुत जरूरी है। देखो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है। लेकिन वहीं पर कंपनीज एक्ट आता है कि अगर 50 से ज्यादा पार्टनर किसी फर्म में होते हैं, 100 इन केस ऑफ सीजी नोटिफाइड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पर एग्जेम्प्ट करता है तो 100, जनरली 50। तो 50 से ज्यादा अगर होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या माना जाएगा? उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो इलीगल एसोसिएशन मान लेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑल वेल। फिर हमने बात करी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब एग्रीमेंट तो आप लोग पहली क्लास से हमसे पढ़ते हुए आ रहे हो। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। बात अगर आप एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एग्रीमेंट तो कैसे भी हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप हमेशा क्रिएटेड बाय जो होता है वो लीगल प्रोसीजर होता है, नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस होता है। हालांकि HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्रिएटेड बाय क्या होता है? स्टेटस। फिर मेरे बच्चे, बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस मीन्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। इट मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। चौथी बात इसी की, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मैंडेटरी बट एवरी पर्सन हु शेयर द प्रॉफिट इज नॉट, बोलो ना भाई, नॉट ट्रीटेड एज पार्टनर। तो प्रॉफिट शेयर करना है या तो इक्वल रेशियो में या एग्रीड रेशियो में। और इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो जैसे कि माइनर जो है वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है, एम्प्लॉय ऑफ द फर्म प्रॉफिट शेयर कर सकता है, लैंडर ऑफ द फर्म प्रॉफिट शेयर कर सकता है, और विडो एक्सेट्रा ऑफ डेड पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप इनको पार्टनर नहीं बोल सकते। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि डेफिनेशन से निकाला है, उसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, जिसको आप कहते हो ट्रू टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म इज द एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर एंड वाइस वर्सा। सिंपली, business may be carried by all partner or any one partner on behalf of another partner। ठीक है। तो फर्म का मतलब यहां पर इन्होंने बताया, फर्म मींस व्हाट? फर्म मींस कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर, एंड फर्म्स नेम मींस व्हाट? द नेम एंड स्टाइल इन विच फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। समझ गए जी? फिर बात करता है पार्टनरशिप के टाइप्स की। तो पार्टनरशिप 2 टाइप का होता है। एक मेरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक होता है पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में या तो ड्यूरेशन या इवेंट जो है पार्टनर्स का वो फिक्स होता है, और एट विल का मतलब जब तक है जान तब तक चलेगी पार्टनरशिप, जब तक हमारी इच्छा तब तक चलाएंगे। विल मतलब हमारी इच्छा। फिर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर शुरू किया था। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर, जिसका दूसरा नाम होता है ऑस्टेंसिबल पार्टनर। वो पार्टनर जो एक्टिवली इंगेज रहता है इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, और उस पार्टनर को, वो पार्टनर हमेशा थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। देखो,
थर्ड पार्टी के लिए एक्टिव स्लीपिंग दोनों लाइबल होते हैं। लॉजिक सिंपल है, थर्ड पार्टी फर्म का नाम देखकर आती है, तो फर्म के नाम में तो एक्टिव का भी नाम होता है और स्लीपिंग का भी नाम होता है, तो इसीलिए दोनों लाइबल। एक मुख्य बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्टिव पार्टनर का जब रिटायरमेंट हो रहा होता है तो या एक्सपल्शन हो रहा होता है, एक्सपल्शन समझते हो, जब वो जा रहा है, निकाल रहे हैं उसको, तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या देना है, पब्लिक नोटिस देना है, पब्लिक को बताना है, क्योंकि पब्लिक उसी से रेगुलर डील करती है। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक्टिव पार्टनर तो चला गया, उसके नाम पर फर्म ने जो है वो पब्लिक से क्या ले लिया, लोन वोन ले लिया, सामान वामान ले लिया। ऑल वेल। दूसरी बात कहता है स्लीपिंग पार्टनर, जिसका दूसरा नाम होता है डॉर्मेंट पार्टनर और तीसरा नाम होता है इन एक्टिव पार्टनर। कहता है ए पार्टनर हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म हु इज आल्सो लाइबल फॉर, ये भी थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है, एंड हु नीड नॉट गिव पब्लिक नोटिस इन द केस ऑफ, इनको रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं। होपफुली समझ में आ गया, ठीक है। अगली बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर की। नॉमिनल पार्टनर मतलब अ पर्सन हु गिव्स हिज नेम टू द फर्म बट डज नॉट हैव रियल इंटरेस्ट इन फर्म्स बिजनेस, देन ही इज कॉल्ड एंड ही इज लाइबल फॉर आउटसाइडर, और ये आउटसाइडर और थर्ड पार्टी के लिए क्या होता है, लाइबल। समझ गए। फिर बात होती है सब पार्टनर की। सब पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर ऑफ पार्टनर, पार्टनर का पार्टनर। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम अगली बात करते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल से और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आपकी बुक में दोनों को एक साथ ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। चलो पार्टनर बाय स्टॉपल, अब आप सभी बता दो स्टॉपल वर्ड का मतलब। अब तो मैंने कहा था ना ये हर टॉपिक में आता, देखो लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आया, और इसका मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। अब ये क्या है, ये अब मान लो कि ए और बी नाम के दो पार्टनर है, वो किसी सी नाम के बंदे को, ए और बी दो पार्टनर हैं, वो किसी सी नाम के बंदे को बैंक लेके गए अपने साथ, और उन्होंने बैंक से लोन लिया, और लोन ये कह के लिया कि ये सी भी हमारा क्या है, और सी ने वहां पर मना, सी शांत बैठा था। तो स्टॉपल मतलब क्या होता है, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। अब क्या हुआ बाद में, वो सी बेशक फर्म का पार्टनर ना हो, लेकिन अगर बैंक का लोन नहीं चुकाया गया तो फिर वो बंदा मना नहीं कर सकता कि मैं फर्म का पार्टनर नहीं हूं। अरे जब तेरे सामने ये दोनों बोल रहे थे तू पार्टनर, ना तो तू गूंगा है, ना तू बहरा है, ना तू अनसाउंड माइंड है, ना तुझ में कुछ कमी है, तो जब वो तेरे सामने बोल रहे थे कि दैट कि तू हमारे फर्म का क्या है, पार्टनर, तो तूने उस समय पर डिनाई क्यों नहीं किया। और अब अगर तू डिनाई करता है तो उसको रोक लगा रखी है, स्टॉप कर रखा है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टॉपल। आगे समझ में क्लियर है जी। तो यहां पर ये स्टॉपल का मतलब देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे इंट्रोड्यूस सी एज थर्ड पार्टनर इन फ्रंट ऑफ द बैंकर। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सी को, जो कि थर्ड पार्टनर है, इन फ्रंट ऑफ बैंकर, बैंकर के सामने, कि भाई ये हमारे फर्म का क्या है, पार्टनर है। Banker thinking that C is a third partner and gave loan to the firm. Here C will be liable for such lender as a partner by estoppel, क्योंकि उसको अगर लोन लेते वक्त उसको बताना चाहिए था दैट आई एम नॉट द पार्टनर, उसने लोन लेते वक्त बताया क्यों नहीं। आ गया समझ, कोई दिक्कत। छठा पॉइंट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये आप बहुत अच्छे से समझते हो। क्या आपने एजेंसी देखा है, एजेंसी, एजेंसी टाइप ही है। अब ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या आता है, जरा देखना ध्यान से। मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, मान लो 10 साल से, तो फर्म की सारी
जो रेगुलर एक्टिविटीज है आउटसाइडर के साथ वो मैं कंटिन्यूअसली कर रहा था, सारी रेगुलर एक्टिविटी मैंने करी, थर्ड पार्टी से सारी डील करी। थर्ड पार्टी ने मुझे क्या दे दिया, मान लो लोन भी दिया, मैंने भी दिया, उन 10 सालों की बात कर रहा हूँ। सामान लिया, सामान दिया, और आज मैं अपनी फर्म से जा रहा हूं, तो ठीक है, फिर अच्छी बात है। ये बात थर्ड पार्टी को पता होनी चाहिए या नहीं? फर्म से चला गया हूं, थर्ड पार्टी को कुछ नहीं पता, और बाद में मैं फर्म के नाम से थर्ड पार्टी से पैसे या सामान लेकर आ गया। क्या थर्ड पार्टी को सपने आ रहे थे कि मैं फर्म छोड़कर जा चुका हूं? यहां पर अब मैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नाम से क्या होऊंगा, लाइव। ऑल वेल, समझ में आ गया जी? तो कह रहा है इट मीन्स a person who has not signed partnership deed but publicly hold out that he is also a third partner। कुछ बकलोल टाइप के लोग नहीं होते, देखा है आपने भारत के अंदर बकलोली बहुत होती है। बकलोली समझते हो ना? अपने आप को हम लोग वीआईपी बहुत समझते हैं। जैसे किसी जगह पर जाएंगे, किसी नई जगह पर, फॉर एग्जांपल किसी शादी में जा रहे हैं या किसी के घर पर जा रहे हैं एज ए गेस्ट, तो वहां पर भारत के सारे मिनिस्टर हमारे दोस्त होंगे, नहीं समझे? बात करते, अच्छा वो अमित शाह तो वो मेरे साथ स्कूटी पे घूमता था। अभी बात कर रहा हूँ, चलो रहने दो, अभी वो मीटिंग में है, तो भाई उसने मुझे बताया था कि मैं मीटिंग में जाऊंगा। बाकी कोई काम हो तो बता देना, गृह मंत्री तक डायरेक्ट बातचीत है। मोदी से भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में है। रशिया से ऑस्ट्रेलिया, अब रशिया में चला, ऑस्ट्रिया में, सॉरी, ऑस्ट्रिया में है अभी वो। बाकी आप कोई टेंशन नहीं है, पूरे गृह मंत्रालय, डिफेंस, हर जगह बातचीत। एमएलए तो पांव छू के जाता है तुम्हारा। क्या नाम है इसका? अच्छा हाँ, रमेश ना, पूछना कभी, मेरा नाम लेना। रहने दो, मत लेना नाम, नहीं, डर जाएगा, ठीक है? कुछ लोग बड़े बकलोल होते हैं भारत के अंदर, उन्हें कोई काम धंधा नहीं होता। जैसे ट्रेन में चले जाओ, आपको ट्रेन में हमेशा एक आइटम जरूर मिलेगा। जैसे तुम्हारी जर्नी है, 20-25 घंटे की जर्नी है, और तुम अपनी सीट पर बैठे हो, तुम्हारे सामने वो बंदा बैठा हुआ है, वो खामखा की तुमसे बकवास करेगा। जैसे ट्रेन रुक रही है, तो वो बताएगा तुम्हें, अच्छा रुक रही है, रुक रही है। अब रुक गई तो वो उठेगा, वो चलेगा, कोच में पूरा चलेगा, बाहर जाएगा, फिर आएगा, चलेगी। और जैसी ट्रेन चल गई, चल गई। मतलब ये बात क्या मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात उसको बतानी बतानी। स्टेशन आने वाला, आ गया जी, आ गया। यहाँ की मिर्ची बहुत फेमस है, साले खा ले और मुंह बंद कर। वो जबरन आपसे फिर पूछेगा कहां से आए हो, कहां जाओगे, मतलब एवं ही उसको चाहिए कुछ ना कुछ। तो ऐसे बड़े बकलोल टाइप के लोग होते हैं। तो ये होल्डिंग आउट वाला टॉपिक ना उन्हीं बकलोल वाले लोगों के लिए, जो अपने आप को पब्लिक में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो असल में पार्टनर नहीं होते। आया समझ में? तो ये अगला पॉइंट है, अगला देखो, माइनर एंड हिज पोजीशन, ये अभी नहीं करने वाले हम। अब डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अभी आपने मुझसे कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा, और जैसे ही पढ़ लोगे आपको ये फर्म और कंपनी बिल्कुल सूटम साट समझ में आएगा। बट फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंट बताऊंगा। देखो, जब कंपनीज एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, वहां पर एक बात बताऊंगा कि जो कंपनी है, कंपनी का एक कंसेप्ट होता है, एक फीचर होता है, उसका नाम होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग और कंपनी से जुड़े हुए सारे लोग। बट फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है, आपको पता ही है, क्योंकि फर्म इज द कलेक्टिव नेम ऑफ। तो देखो पहला पॉइंट, देयर इज नो सेपरेट पर्सनैलिटी बिकॉज फर्म इज कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर। ऑल वेल। और कंपनी की बात अगर मैं करता हूं, तो देयर इज अ सेपरेट पर्सनैलिटी बिकॉज कंपनी इज ए लीगल पर्सन डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर
आ गया समझ? फिर दूसरी बात करता है फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन मतलब जो पार्टनरशिप फर्म बनती है ना, पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन होता है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है। इससे सारे पार्टनर आपस में क्या करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट। और कंपनी ना हमेशा रजिस्टर्ड होती है। मैं आपको बताऊंगा, कंपनी में सबसे पहले कंपनी का काम ही रजिस्ट्रेशन होता है आरओसी के पास जाकर। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मैं आपको गूगल पे दिखाऊंगा भी पहली क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। प्रमोटर होता है वो mca.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपनी कंपनी को एक काम करते हैं, अभी दिखा देता हूँ। mca.gov, देखो बेटे, मन की बात 28 जुलाई को होने वाली है, ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में रजिस्टर योर। जैसे कंपनी को रजिस्टर करने का पूरा प्रक्रिया यहाँ इन्होंने बता रखे हैं। आपको यहाँ से कंपनी को क्या करना होता है, रजिस्टर्ड करना। कंपनी का पहला काम रजिस्ट्रेशन है। और पार्टनरशिप कैसे हो जाती है, पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, दो पार्टनर है, एक की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म भाई, बंद करो इसको। लेकिन कंपनी का एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, लेकिन कंपनी का कभी भी डेथ नहीं होता। कंपनी का, आपका अकाउंट्स की लैंग्वेज में गोइंग कंसर्न बोलते हो, लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल शब्द का मतलब होता है इनडेफिनिट, सक्सेशन मतलब होता है एग्जिस्टेंस। मेंबर्स मे कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। ऑल वेल। तो इफेक्ट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी कह रहा है, जनरली ऑन द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर द फर्म इज dissolved and company enjoy perpetual succession characteristic. All well. अगला कह रहा है रजिस्ट्रेशन। बेटा ये थिएटर चल रहा है थिएटर है क्या है, दिखाओ उसे ऊपर कर। पॉपकॉर्न खाने की जगह है, जो भी है, मैं थिएटर चल रहा है, खुद भी बगल वाले को भी, उधर भी इधर भी चने बांट रहे उधर से उधर। घोड़ो क्लास में बैठो या क्लास जब बीच में ब्रेक होता तब खाया पिया करो। यहाँ कोई पिकनिक थोड़ी चल रही है तुम्हारी, और कोई तुमने बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं करा, अभी आए हो 1 घंटे पहले, तुम 20 घंटे से बैठे हो। उससे पहले तो क्या खा रहा था, उत्तपम, पेट नहीं भरा तेरा, लगे पड़े हो एक दूसरे को पास करने। यहाँ पढ़ा रहा हूँ, डिस्टरबेंस होती है, समझ में नहीं आता, देख रहा हूँ फिर भी ये नहीं, चल छोड़ दो अब, बंद करो, बैग में रख दो, हो गया। इतने चने घोड़े भी नहीं खाता एक बार में जितने तू खा रहा है 2 घंटे से। मुझे और ऑफर कर रहा है, आ जाओ। बोलने में मजबूर कर देते हो। मैं सोचता खुद खुद समझ जाएंगे, चलो बड़े बच्चे हैं। बड़े तो हो ही नहीं तुम, लगे पड़ो इतनी देर से पास कर रहा, वो भी चुपचाप से उधर। ये कोई पिकनिक थोड़ी चल रही है, क्लास चल रही है तुम्हारी। बीच में ब्रेक देता हूँ ना 5-10 मिनट का, आया करो ना उसमें। ब्रेक में क्या करते हो, चलो। अब अगला, तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है बेटे, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप क्योंकि ओरली भी होती है, और अगर ओरली है तो रजिस्ट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। और यहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है कंपनी का। कंपनी का मैं आपको ना जब कंपनी जब पढ़ाऊंगा तो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। कंपनी मीन्स है कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी का मतलब ही होता है वो कंपनी जो क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड, अंडर कंपनीज एक्ट। फिर बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो भाई पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पार्टनर की रहती है, नहीं ऊपर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर।
एक पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन एक मेंबर कंपनी के अंदर अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर बहुत इजीली कर सकता है। अगर पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, ये सब कुछ हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यस समझ लो, एक एक्स जा रहा है तो अपनी जगह पे वाई नहीं ला सकता क्या? आप समझे नहीं, वहां क्या होता है, वहां म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा। अब ऐसे नहीं कि मैंने कभी भी बेच दिया चला गया अपना कैपिटल किसी और, भाई तू आ जा मैं तो जा रहा हूं मेरा मन भर गया। म्यूचुअल एग्रीमेंट से तो फर्म डिसॉल्व करो, दूसरी बना लो। तुमने यही करा होगा अकाउंट्स में। ऐसे नहीं होता कि एबीसी है अगले दिन डी आ गया टी की जगह, कहता भाई वो मना कर रहा है मैं आ गया। लेकिन शेयर्स में हो सकता है ऐसा, सही है। चलो आगे की बात करते हैं। एजेंसी, तो भाई पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, कंपनीज एक्ट में शेयर होल्डर एजेंट नहीं होता। और नंबर ऑफ पार्टनर और मेंबर मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, और कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, मैक्सिमम 200 होते हैं। प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। ऑल वेल। अब टॉपिक है मेरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जरा इसको भी समझ लो। कोई जानता है एचयूएफ के बारे में, क्या होता है एचयूएफ? एक यस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक बिजनेस होता है जो पुरखों से चला आ रहा है, जिसमें दादाजी, उसका बेटा इस तरीके से वो बिजनेस करते हैं। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस में एक बात यह है कि जो उस बिजनेस का हेड होता है वो बंदा सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसको कहते हैं कर्ता। अब ये कर्ता वगैरह ना संस्कृत वर्ड है, क्योंकि हिंदू लॉ है तो सारे शब्द संस्कृत के आएंगे। ऑल वेल। तो देखो यहां कह रहा है मीनिंग ऑफ एचयूएफ। इट मीन्स 2 or more persons who carries business and it is conducted by a senior most member, that is कर्ता ऑफ एचयूएफ। समझ गए? अब ये कह रहा है रेगुलेशन ऑफ एचयूएफ। तो एचयूएफ का रेगुलेशन अच्छे से समझना। देखो एचयूएफ जो है ये हिंदू लॉ से रेगुलेटेड होता है, जब नाम में ही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो एचयूएफ हमारा हिंदू लॉ से रेगुलेटेड है, और ये 2 अलग अलग पोर्शन में पूरे भारत में फैला हुआ है। एक को कहते हैं दया भागा और एक को कहते हैं मिताक्षरा। मिताक्षरा बड़ा अच्छा शब्द लगता है ना, दया भागा लगता है वो सीआईडी वाला दया नहीं होता है ना, गेट तोड़ देता है कहीं पर भी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दया भागा की बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ सन एंड डॉटर विल गेट प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर डेथ ऑफ फादर। मतलब कि, और ये सिर्फ 2 स्टेट में एप्लीकेबल है, एक आसाम में और एक बंगाल में, वेस्ट बंगाल। तो सब ध्यान से समझना, असम और वेस्ट बंगाल के अंदर जितनी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं वहां पर सन या डॉटर को प्रॉपर्टी तभी मिलती है जब फादर की क्या हो चुकी होती है। और उन 2 जगहों के अलावा भारत में हर एक जगह पर मिताक्षरा एप्लीकेबल है, वहां पर बच्चों को प्रॉपर्टी बाय बर्थ मिल जाती है, बाय बर्थ। इट अप्लाइज इन अदर स्टेट अदरवाइज देन असम एंड बंगाल। कोई है तुम्हारे में जो एचयूएफ चलाते हो? नहीं? चांदनी चौक जाना, वहां सारी दुकानें हिंदू अनडिवाइड फैमिली, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है। तो जी एचयूएफ के बारे में समझ में आ गया। टॉप मोस्ट हेडेड पर्सन करता है, रेगुलेटेड बाय हिंदू लॉ, दया भागा और मिताक्ष। दया भागा मतलब जहां पर बच्चों को प्रॉपर्टी फादर की डेथ के बाद मिलती है, और ये अप्लाई होता है असम और बंगाल में। और मिताक्षरा में सन गेट्स राइट इन फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ, इट अप्लाई इन अदर स्टेट अदरवाइज देन असम एंड। होपफुली आपको समझ में आ गया। ठीक है।
अब ये कहता है 2 डिफरेंसेस और है, यूनिट हमारा खत्म। यस, छोटा सा यूनिट है, आज यूनिट नंबर 2 भी हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड सोशल क्लब एसोसिएशन, यहां पर हम पार्टनरशिप फर्म और सोशल क्लब एसोसिएशन के बीच का डिफरेंस देखें। सोशल क्लब पता है क्या होता है? देखो, आप लोग सीए बन जाओगे, तो सीए बनने के बाद आप मंडे टू फ्राइडे ज्यादातर अपनी प्रैक्टिस होगी, तो मंडे टू सैटरडे, सैटरडे को थोड़ा कम काम होगा, पूरे हफ्ते आप काम करोगे। तो आपको नहीं लगता थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी चाहिए होता है? तो रिफ्रेशमेंट के लिए एक दिन बनाया है अंग्रेजों ने, वो दिन क्या है? तो संडे को आप रिफ्रेशमेंट के लिए ना, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत होंगे, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसको फिर अलग अलग शौक हो जाते हैं, जैसे कोई गोल्फ खेलने जाता है, कोई संडे को पत्ते खेलने जाता है क्लब में। तो एक क्लब्स होते हैं पूरे भारत में, अलग अलग जगहों पर क्लब्स बने हुए हैं, उन क्लब में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे दारू पीने की, कोई वहां जाके पूरे दिन दारू पीता है, पैग लेके आराम से मस्त, और 2 पैग मारेगा स्विमिंग पूल में डुबकी, फिर 2 पैग मारेगा फिर स्विमिंग पूल में डुबकी, उतारेगा चढ़ाएगा, उतारेगा चढ़ाएगा उसको उसमें मजा आता है। कुछ लोग होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक एसोसिएशन बनाकर लोगों का खून चूसते हैं, मतलब ब्लड बैंक का काम करते हैं, ठीक है लोगों से कहते हैं भाई आप ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेशन कैंप लगा देते हैं। समझ गए सब? तो इन सभी को आप क्या कहते हो? क्या हमारी जिंदगी में हमेशा एक सोसाइटी होनी चाहिए? जब हम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जाए या नॉन वर्किंग प्रोफेशनल में भी एज ए स्टूडेंट, हमारी लाइफ में हमेशा एक सोसाइटी होनी चाहिए जहां हम ये जान पाए कि एक्चुअली में हमारा जो, मैं ये दारू वारू वालों की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो एक्चुअली में हम लोग यहाँ आए क्यों हैं? यही आए हैं कुत्ते की तरह कमाने, चलो शब्द को थोड़ा अच्छा कर दूं, गधों की तरह कमाने। सुबह उठो, दौड़ो, फिर आओ, सो जाओ, फिर उठो, दौड़ो, फिर आओ, सो जाओ, यही करते रहे। तुम्हें नहीं लगता? तो पता होना चाहिए कि हमारा लाइफ का मकसद क्या है एक्चुअली में, है ना? तो ढूंढना चाहिए तुम लोगों को भी हमेशा। लेकिन ये वाहियात बात लगती है आज का जो यूथ है, और सही बात है, ये बात सबको समझ में आनी भी नहीं चाहिए। कुछ ही पर्सन्स को समझ में आता है कि असल जो जीवन का मकसद है वो हमारा क्या है। उसके लिए तुम्हें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो कई लोग वहां भी जाते हैं। जैसे मैं एक टेम्पल में जाता हूँ, आप सभी जानते हो कौन टेम्पल, संडे को हम जाते हैं, क्लासेस होती है, मतलब देते नहीं, हम लेते हैं क्लास, हम खुद बैठते हैं वहां पे। हाँ जी बताओ। तो पता चलता है, हाँ भाई एक्चुअली वो पूरा मन जो है वो शांत होता है, पूरे हफ्ते की ये जो भसड़ होती है ना, वो वहां पर 2-3 घंटे में निकल जाती है। फिर हम तैयार हो जाते हैं अगला हफ्ता, फिर गधों की तरह सुबह उठ गए। तो वहां मैं भी एक सोशल क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, सोसाइटी है हमारी, स्कॉन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। वहाँ सारे लोग मिलते हैं हम संडे को। संडे के अलावा और दूसरे फंक्शंस होते, पिछले संडे जगन्नाथ रथ यात्रा थी ग्रेटर कैलाश में, इस संडे को भी है टेम्पल में शाम को। किसी संडे कहीं होता है, किसी संडे कहीं होता है, किसी संडे क्लास होती है। मेरा माइंड क्या हो जाता है, रिफ्रेश। हम लोगों ने वहां पर एक तरीके की मेंबरशिप ली। समझ में आ रहा है? तो ये पार्टनरशिप एसोसिएशन से क्या डिफरेंस करता है? तो देखो, सबसे पहला, फर्म का ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना, और हमारा जो स्कॉन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू सर्व द या इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ।
कौन भी हेल्थ इंप्रूव करता है? वो मेंटल हेल्थ पे काम करता है। पता है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी ये है। ये फिजिकल बीमारी कुछ नहीं होती, वो तो ठीक हो जाती है। सबसे गंदी बीमारी है माइंड की बीमारी, जो धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतेगा हम सबको होने लग जाएगी। उस माइंड की बीमारी से भी छुटकारा दिलाने के लिए कई सारी सोसाइटीज हैं जो सर्व कर रही है, तो उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है नंबर ऑफ मेंबर, फर्म के अंदर मिनिमम 2 मेंबर है और मैक्सिमम 50 मेंबर। सर सोशल क्लब एसोसिएशन में मेंबर की कोई भी लिमिट अनगिनत, कितने भी हो सकते हैं। और रिलेशनशिप होता है पार्टनर, फर्म में पार्टनर होते हैं और सोशल क्लब एसोसिएशन में क्या होते हैं? ऑल वेल। एक लास्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड को ओनरशिप। सर को ओनर का मतलब? को ओनर, एक से ज्यादा ओनर। तो को ओनर और पार्टनर में फर्क क्या होता है? तो सबसे पहली बात, पार्टनरशिप जो बनती है वो सिर्फ बाय एग्रीमेंट बनती है, यस और नो? क्योंकि पार्टनरशिप का तो डेफिनेशन ही ये कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। गलत तो नहीं है? लेकिन जो को ओनरशिप है वो बनता है ईदर बाय एग्रीमेंट और बाय स्टेटस। क्या बाय बर्थ को ओनरशिप नहीं होती? 2 बेटे हैं, उसके बापू की प्रॉपर्टी है, तो बाय बर्थ क्या हो गए? तो को ओनरशिप कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि बाय एग्रीमेंट ही होता है। को ओनरशिप बाय बर्थ भी। आया कुछ समझ? बिजनेस होना पार्टनरशिप में बहुत जरूरी है। डेफिनेशन फिर दोबारा, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए। और को ओनरशिप में बिजनेस हो भी सकता है और बिजनेस। तो फर्म के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 और मैक्सिमम, और को ओनरशिप में कोई भी लिमिट। फर्म इज रेगुलेटेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड को ओनरशिप इज रेगुलेटेड बाय पर्सनल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। तो दिस इज योर यूनिट नंबर। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब यहां से चलते हैं किस साइड? स्टडी मैट कंप्लीट करते हैं, फिर आप सभी से कुछ गुजारिश करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे। कह रहा है सर पार्टनरशिप क्या होता है? तो देखो यहां पर ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन मैंने पूरा करवा दिया। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन person who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them. Person who have entered into partnership are called partners, और collectively वो क्या बन जाता है? और वो एक फर्म के नाम पर क्या करते हैं? बिजनेस। ऑल वेल। तो देखो पार्टनरशिप के एलिमेंट क्या होते हैं, यहां पर इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है आपके इंस्टीट्यूट में। पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ टू और मस्ट बी रिजल्ट इन एग्रीमेंट, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट और कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एज इट इज। जो मैंने आपको समझाया है बिल्कुल वही है। देखो मैंने कहा था ना कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 क्या कहता है? 50 से ज्यादा पार्टनर हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है। एग्रीमेंट कैसे होता है? एग्रीमेंट कैसे होता है? ओरल और बिजनेस होना जरूरी है, शेयर प्रॉफिट होना जरूरी है, लेकिन हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे जरूरी नहीं है, और ये कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप म्यूचुअल। तो देखो इसको मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं। इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन is or not a firm, whether a person is not a partner, regard shall be had to real relation between the parties as shown by relevant fact taken together. So there was
देयर वाज टू शेयर प्रॉफिट एंड द बिजनेस बाय कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। यहां से आपको ट्रू टेस्ट जो है पता लग जाएगा। एग्रीमेंट हमने कर लिया। पार्टनरशिप हमेशा बाय एग्रीमेंट होती है, स्टेटस नहीं होती। हालांकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किससे होती है? स्टेटस से। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे पार्टनर, जैसे लैंडर, सर्वेंट, विडो, प्रीवियस ओनर, माइनर। एजेंसी होना जरूरी है। एजेंसी मतलब म्यूचुअल एजेंसी। देखो लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ is very much helpful in reaching a conclusion in this regard. Each partner carrying on the business is the principal as well as agent of। मैंने बोला है ना, हर पार्टनर प्रिंसिपल होता है और हर पार्टनर एजेंट होता है। अगर आप 4 पार्टनर हो ना, तो आप सभी एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल का भी काम करोगे और आप सभी एक दूसरे के लिए एजेंट का भी काम करोगे। ऑल वेल। फिर बात करते हैं अगली कुछ डिस्टिंक्शन पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में। सबसे पहला लीगल स्टेटस। क्या फर्म लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? फर्म में एजेंसी होती है क्या? यस। जॉइंट स्टॉक में मेंबर एजेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, भाई सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। यहां कोई कंपलसरी नहीं है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, हालांकि शेयर होल्डर को डिविडेंड, लेकिन कोई प्रेशर नहीं होता। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, बताओ पार्टनर कितना लाइबल होता है? अनलिमिटेड। और मेंबर उतना ही लाइबल होता है जितने के उसने शेयर्स लिए हुए। आपने 10 रुपए का एक शेयर लिया, 5 रुपए मुझे दे दिए, तो कितने के लिए लाइबल होगे? 5 के लिए ना। 5 तो दे दिए ना, और 10 देगा? 5 देगा ना। प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी जॉइंट स्टेट पार्टनर्स की होती है, लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक पार्टनर फर्म में अपना शेयर ट्रांसफर, लेकिन कंपनी में एक मेंबर, जब कंपनी से पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कंपनी में एक मेंबर शेयर ट्रांसफर। मैनेजमेंट, सर जी पार्टनरशिप का सारा मैनेजमेंट जो है वो सारे पार्टनर देखते हैं, अनलेस कुछ एग्रीमेंट में और लिखा हो तो। लेकिन मेंबर्स कभी भी मैनेजमेंट नहीं देखते। मैनेजमेंट के लिए अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की टीम बनी होती है। मेंबर सिर्फ पैसा लगाते हैं। समझ गए? रजिस्ट्रेशन, सर फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपनी का क्या है? कंपलसरी। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप फर्म कभी भी डिसॉल्व हो सकती है अगर पार्टनर एग्री करते हो तो, लेकिन कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा या आरओसी के पास। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने वहीं गए थे तो नाम हटवाने भी कहां जाएंगे? नंबर ऑफ मेंबरशिप, तो भाई पार्टनर में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 50, या सीजी अप्रूव करे तो 100। बट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 और पब्लिक में तो भाई साहब कितने भी हो सकते। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिजल्ट इन डिसोल्यूशन। अगर कि कोई पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायर हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व। लेकिन कंपनी जो है वो इंजॉय करती है परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट। अरे पार्टनरशिप का मतलब फर्म ही होता है। कोई और आ गया तो नया फर्म खोलो ना, नया एग्रीमेंट बनेगा। पुराने नाम से कैसे कर लोगे? पुराना बंदा है तो जा रहा है ना, वो तो अपनी लाइबिलिटी हटा के जाएगा। कोई डाउट है? चलो पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। तो पार्टनरशिप की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर अर्निंग, और एक क्लब क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट ऑफ प्रमोशन ऑफ सब बेनिफिशियल पर्पज, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ या
प्रोवाइडिंग रिक्रिएशंस फॉर द मेंबर। रिलेशनशिप क्या होती है? पार्टनरशिप में पर्सन्स फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर एंड पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ, और यहां पर बंदा क्या माना जाता है? मेंबर। पार्टनरशिप में पार्टनर का अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, लेकिन मेंबर का सोसाइटी या क्लब में की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट। डिसोल्यूशन, ए चेंज इन द पार्टनर अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब मान लो 3 पार्टनर है, एक चला गया तो फर्म बंद हो जाएगी जनरली, बट मेंबर्स जाते रहते हैं, आते रहते हैं, सोसाइटी को कोई फर्क। और लास्ट, सेकंड लास्ट है पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सबसे पहला मोड ऑफ क्रिएशन, पार्टनरशिप क्रिएटेड होती है बाय एग्रीमेंट, और बाय स्टेटस होता है कौन? एचयूएफ। ठीक है। डेथ ऑफ मेंबर, पार्टनरशिप में डेथ ऑफ मेंबर में ऑर्डिनरी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। एचयूएफ में किसी का डेथ हो गया तो फिर नया बंदा कर्ता बन जाता है, वो बिजनेस चलता रहता है। मैनेजमेंट, सारे पार्टनर मैनेज करते हैं, और एचयूएफ में किस कौन मैनेज करता है? कर्ता। अथॉरिटी टू बाइंड, हर पार्टनर बाइंड होता है, लेकिन एचयूएफ में बाइंड एक ही बंदा होगा, उसका नाम क्या है? कर्ता। एक मिनट। चलो जी, तो हम कहां तक थे? अथॉरिटी टू बाइंड। तो हर पार्टनर जो है फर्म की एक्टिविटी के लिए बाइंड होता है, और यहां पर कौन होता है? कर्ता। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एचयूएफ में लाइबिलिटी ऑफ कर्ता की अनलिमिटेड है, लेकिन जो बाकी के अदर को पार्टनर है वो सिर्फ अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट तक ही लाइबल होते हैं। ऑल वेल। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, एक पार्टनर जो है वो केस फाइल कर सकता है जाते वक्त कि भाई मुझे सारे अकाउंट्स दिखाओ, बट जॉइंट फैमिली के सेपरेशन में, फैमिली बिजनेस है तो वो अकाउंट के लिए डिमांड। गवर्निंग लॉ, तो भाई पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और जॉइंट हिंदू फैमिली इज गवर्न बाय हिंदू लॉ। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? क्या माइनर एचयूएफ में आ सकता है? यस, बाय बर्थ। तो अगला वही पॉइंट है। ऑल वेल। तो ये बचे हुए 2-3 पॉइंट है, ये आपको देखने। और लास्ट है, सेकंड लास्ट है डिफरेंस का, पार्टनर और को ओनरशिप के बीच में डिफरेंस। तो पार्टनरशिप बनती है सिर्फ एग्रीमेंट से, और को ओनरशिप कैसे बनती है? एग्रीमेंट से भी, और बाय स्टेटस भी, बाय बर्थ भी। पार्टनरशिप इज द एजेंट ऑफ, इंप्लाइड है, हर पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है? एजेंट। बट को ओनर एजेंट
ऑल वेल, ये हम पढ़ चुके हैं, ये डिफरेंसेस आपको देखने। अब आ जाओ काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, जरा इसको थोड़ा अच्छे से समझना। एक तो विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन एक पार्टनरशिप होती है एट विल, और एक पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। इन्होंने थोड़ा और बाइफरकेट करके समझाया हुआ है। एक विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, और एक, अब इसको मैं समझाता हूं। सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पर कोई भी फिक्स पीरियड जो है वो नहीं है। नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, और ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं बना है। इसको मैं कौन सी बोलूंगा? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड का मतलब होता है ऐसी पार्टनरशिप जहां पर क्या बना हुआ है? वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, and this partnership is called partnership for a fixed period, and it is a partnership created for a particular period of time. Such a partnership comes to end on the expiry of fixed। सही है बेटा, 2 पॉइंट आ गए। अब अगला ये कहता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? पर्टिकुलर मतलब किसी इवेंट के लिए मैंने पार्टनरशिप करी है, कोई एक एडवेंचर, सिंगल डबल, जैसे देखो यहां पर लिखा है इन्होंने, A partnership may be organized for the prosecution of a single adventure as well as for the continuous conduct of continuous business। मान लो कोई एडवेंचर है, जैसे मैंने आपको याद करो बताया था, एक फ्लाईओवर बन रहा है, उसके लिए 3 बंदों ने क्या कर दी? उन्होंने कहा जब तक फ्लाईओवर चलेगा तब तक हम पार्टनर है, उसके बाद where a person becomes a partner with another in any particular adventure or undertaking, the partnership is called particular। समझ गए? फिर कहता है चौथा, जनरल पार्टनरशिप, वेयर ए पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल, इट इज कॉल्ड जनरल। ए जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दोनों से डिफरेंस है। इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सटेंड ओनली टू दैट पर्टिकुलर एडवेंचर, बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ जनरल। जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी उतनी रहती है जब तक वो इवेंट होता है, और जनरल में अनलिमिटेड। बस यही डिफरेंस है, इसी वजह से थोड़ा अलग करके इन्होंने एक्सप्लेन। आ गया समझ? फिर कहता है पार्टनरशिप डीड क्या होती है, बताओ जी। बेटे डीड डीड हमने बहुत बार पढ़ा। डीड में मतलब एक प्रॉपरली एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर का नाम, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, और कब पार्टनरशिप शुरू हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेटलमेंट, रेजोल्यूशन, ये सब कुछ होता है। ये सब मैं यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? अब टाइप्स ऑफ पार्टनर। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्या ये थर्ड पार्टी के लायबल होगा? क्या इसको नोटिस देना होता है? यस। नॉमिनल पार्टनर, जिसने अपना क्या दिया हो? सब पार्टनर मतलब पार्टनर का आउटगोइंग पार्टनर जो जा रहा है। स्लीपिंग यानी डोरमेंट पार्टनर, जो थर्ड पार्टी के लायबल होता है बट वो एक्टिवली एंगेज, उसको नोटिस देने की जरूरत। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं भाई मैं तो सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, लॉस नहीं लूंगा। नहीं, नॉर्मल बंदा, मेरे को कोई अपना पार्टनर बनाना चाह रहा है मान लो अपने कोचिंग में, मैं बोलता हूँ प्रॉफिट सारा मेरा, लॉस में अपने आप देख लेना, तो बताओ वो मेरे को क्यों बनाएगा पार्टनर? क्योंकि उसे पता है लॉस होगा ही नहीं। नहीं, कैपिटल में दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं प्रॉफिट लूंगा, सिर्फ लॉस नहीं लूंगा। बाकी तेरी मर्जी, हाँ बोलेगा तो आ रहा हूं, नहीं बोलेगा तो जा फिर। देखो एग्रीमेंट तो किसी भी तरीकों का हो सकता है, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जहां लॉस ना हो। लेकिन क्या? अरे आप क्यों नहीं समझ रहे? आप कैसी बातें कर रहे हो? सुनो,
सामने वाला बंदा पावरफुल है, उसका काम तगड़ा है, मैं उसको पार्टनर बनाना चाहता हूं, तो वो भाव खाएगा या नहीं? वो कह रहा है मैं सिर्फ प्रॉफिट में आऊंगा। तो अब यहाँ क्या लॉजिक लगाना है? उसने बोला बस कि मैं प्रॉफिट में आऊंगा, तो मेरी मर्जी। अब मैं पार्टनर हूं, फर्म हूं, अब मेरी मर्जी, मैं उसको लूं या ना लूं। अगर लेता हूं तो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो गया, वो नहीं लेता तो जा फिर अपने घर। नहीं आया समझ? या सिंपल, वो बंदा जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ रहा है उसका भाव बढ़ा हुआ है, और भाव उसका कब बढ़ेगा? जब उस पे कोई या तो स्पेशल स्किल हो, या उस पे कैपिटल हो, या जगह उसकी हो, कुछ तो होगा। अगला है इनकमिंग पार्टनर, मतलब जो एक है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये बता दिया, स्टॉपेल भी यही वाला। ठीक है, देखो एक्टिव पार्टनर, दूसरा नाम ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ये मैंने बता दिया। इसको पब्लिक नोटिस देना होगा, he must give a public notice in order to absolve himself or liability for act of other partner। सही है। अगला है स्लीपिंग पार्टनर, जो पार्टनर बाय एग्रीमेंट बनता है लेकिन वो एक्टिवली इंगेज नहीं होता। एक्टिव पार्टनर एक्टिवली होता है, ये एक्टिवली नहीं होता। समझ गए? फिर अगला कहता है नॉमिनल पार्टनर, जिस बंदे ने अपनी फर्म को क्या दिया हुआ है अपना, जिसका कोई भी रियल इंटरेस्ट, शायद वो शेयर भी प्रॉफिट नहीं लेता, जैसे राम जेठमलानी, मेरे चाचा जी है वो, उन्हें ठीक है नाम ले लो, ओके, डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ, लेकिन ये थर्ड पार्टी लाइबल होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी आ ही इसके नाम से रही। ओके, चलो जी आगे बढ़ते। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सिंपल है, एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट ओनली, नॉट लाइबल फॉर लॉस। लेकिन क्या ये थर्ड पार्टी के लाइबल होगा? थर्ड पार्टी के लिए हर वो बंदा लाइबल होता है जो पार्टनर होता है, क्योंकि उन सब का नाम पार्टनरशिप डीड में होता है, और थर्ड पार्टी केस को देख के आती है, डीड को देखकर। इनकमिंग पार्टनर मतलब जो आ रहा है, आउटगोइंग मतलब जो जा रहा है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर इन ए फर्म, जबकि वाकई में वो पार्टनर इज लाइबल लाइक ए पार्टनर इन द फर्म। तो वो सबके लिए लाइबल होगा जिसका फेथ उस बंदे ने एक तरीके से तोड़ा बोल दो, या किसी आउटसाइडर ने उस पर भरोसा करके उसको क्रेडिट दे दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टोटल यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कैसा लगा जी? एक बार इस पूरे के पूरे यूनिट को रिवाइज कर लें। चलो शांतिपूर्वक बिल्कुल सुनना है। यूनिट 1 सेक्शन 4 डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। तो टू और मोर पर्सन मतलब दो से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं, 50 से ऊपर जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपनी एक्ट कहता है। कभी कभी 100 भी हो जाता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा बंदे एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। एचयूएफ में बाय स्टेटस होता है, पार्टनरशिप में बाय डीड होता है। शेयरिंग द प्रॉफिट इज मैंडेटरी बट एवरी पर्सन हु शेयर द प्रॉफिट इज नॉट ए पार्टनर, माइनर, लैंडर ऑफ द फर्म, विडो वगैरह। ठीक है, या एम्प्लॉय। फिर कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, हर बंदा हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल होता है। फिर हमने बात करी फर्म क्या होती है। फर्म इज द कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर, और नेम एंड स्टाइल से वो लोग बिजनेस करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है कौन सी पार्टनरशिप? एक होती है पार्टनरशिप एट विल, और एक होती है पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, और एक इवेंट होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप इन जनरल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर लाइबल होता है सिर्फ उतनी एक्टिविटी के लिए जो इवेंट हो रहा है, जनरल में सबके लिए होता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर जिसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहते हैं, थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है, नोटिस देने की जरूरत है रिटायरमेंट एक्सपल्शन पे। स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर, ये भी थर्ड पार्टी की लाइबल होगा, नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल पार्टनर, जिसका कोई फर्म में रियल इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ फर्म को अपना नाम देता है, प्रॉफिट भी नहीं मांगता, लेकिन वो भी थर्ड पार्टी की लाइबल होगा। सब पार्टनर मतलब पार्टनर का पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर मतलब जो आ रहा है वो उसकी लाइबिलिटी कब शुरू होगी? जिस दिन से आया। आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो जा रहा है उसकी लाइबिलिटी कब खत्म होगी? जिस दिन वो गया।
पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटसाइड में, असल में पार्टनर नहीं है, वो भी लाइबल होगा। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पार्टनरशिप कंपनी में होती है। फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फर्म में जो पार्टनर जो बंदे होते हैं उनको पार्टनर कहते हैं, कंपनी में मेंबर कहते हैं। फर्म का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी का कंपनीज एक्ट होता है। फर्म में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पार्टनर नहीं कर सकता और कंपनी के अंदर कर सकता है। फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी में शेयर्स जितने के लिए उतनी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। फर्म का मैनेजमेंट सारे पार्टनर चलाते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट मेंबर नहीं चलाते हैं। तो इस तरीके से सारे पॉइंट हम लोगों ने देखे। फिर डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड सोशल क्लब एसोसिएशन, फर्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, सोशल क्लब का प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। सोसाइटी का इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, सोसाइटी को सर्व करना। नंबर ऑफ मेंबर्स सोशल क्लब में अनलिमिटेड हो सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म में वही है हमारा, मिनिमम 2 होते हैं। और इसके बाद फर्म एंड को ओनरशिप, हमने कहा फर्म का जो बनता है वो बाय एग्रीमेंट बनता है, को ओनरशिप बाय एग्रीमेंट भी बन सकता है, बाय स्टेटस भी बन सकता है। को ओनरशिप में प्राइवेट एग्रीमेंट बन सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट हमारा लगता है। एंड दिस वाज योर यूनिट नंबर 1। क्या लगा जी? बढ़िया, चलो जी, तो मिलते हैं फटाफट से।